पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। यूपी की 80 लोकसभा सीट बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए बेहद अहम है और यूपी की सियासत में यादव वोट का अहम स्थान है। यानी बीजेपी को यूपी की 80 सीटों पर जीत के लिए यादव वोट बैंक की सख्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक के प्रति अखिलेश यादव निश्चिंत हैं। यही वजह है कि वो इस बार चुनाव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ लड़ रहे हैं और अब बीजेपी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कई स्तर पर कदम उठा रही है। 2019 में बीजेपी को यादवों के 23% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी यादवों के वोट को 30 से 35% तक ले जाने का टारगेट लेकर चल रही है। इसके लिए यादव नेताओं को पार्टी में तवज्जो दी जा रही है। मोहन यादव को यूपी के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह संदेश यूपी के यादव मतदाताओं तक भी पहुंचाया जा रहा है। उन्हें यूपी का दौरा भी करवाया जा रहा है। अब देखना है कि यादव वोट पर बीजेपी कितना सेंध लगा पाती है। यूपी में यादवों के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह के निधन के बाद यादवों के वोट बैंक पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में यादव सियासी रूप से ताकतवर जाति है। सपा की राजनीति ही यादवों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में यादव एकता की इस बार के आम चुनाव की रणभूमि में कड़ी परीक्षा होनी है। बीजेपी हर हाल में सपा का आधार माने जाने वाले यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में यादव आबादी 20% से अधिक है। अन्य 10 जिलों में जनसंख्या लगभग 15% है। मैनपुरी, एटा, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बदायूं, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद में यादव मतदाता अहम हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में इस बार मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है। बीजेपी जहां 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं इंडिया गठबंधन से सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है। उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक के प्रति अखिलेश यादव निश्चिंत हैं। यही वजह है कि वो इस बार चुनाव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ लड़ रहे हैं। इस चुनाव में सपा ओबीसी, दलितों और मुसलमानों के वोट को इकट्ठा करने के लिए व्यूह रचना कर रही है। अपने टिकट वितरण में गैर यादव पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता देकर यदि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी बिसात बिछा रहे हैं तो वहीं बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक पर है। पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2019 के चुनाव में सपा को 18.11% वोट के साथ 5 सीटें मिली थीं, जबकि 2014 में सपा की सीटें तो 5 ही थीं, लेकिन वोट का प्रतिशत 22.35 था। इसके उलट बीजेपी को 2019 में केवल यादवों के 23% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी यादवों के वोट को 30 से 35% तक ले जाने का टारगेट लेके चल रही है। इस टारगेट के साथ बीजेपी अपना वोट शेयर 50% के पार ले जाने और सीटों का आंकड़ा कम से कम 2014 के बराबर करने का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पिछली बार यानी बीजेपी का वोट शेयर 49.98% और 62 सीटें थीं, जबकि 2014 में 42.63% वोट के बावजूद 71 सीटों पर जीत मिली थी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में 60% यादवों ने एसपी-बीएसपी का समर्थन किया, वहीं 23% ने बीजेपी का समर्थन किया और 5% ने कांग्रेस का समर्थन किया। अब बीजेपी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कई स्तर पर कदम उठा रही है। इसके लिए यादव नेताओं को पार्टी में तवज्जो दी जा रही है। वहीं मोहन यादव को यूपी के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये संदेश यूपी के यादव मतदाताओं तक भी पहुंचाया जा रहा है। उन्हें यूपी का दौरा भी करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 में शपथ लेने के बाद से एमपी के सीएम मोहन यादव ने 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने इस बात पर पूरा फोकस किया है कि उनकी जड़ें आजमगढ़ से हैं और उनका ससुराल सुल्तानपुर में है।
यादवों में अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए भाजपा ने हाल ही में फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव को शामिल किया है। अखिल भारतीय यादव महासभा में हाल में हुए विभाजन को भी बीजेपी अफसर के रूप में देख रही है। इस संगठन ने दशकों तक मुलायम सिंह के साथ काम किया था, लेकिन अब एक धड़े का झुकाव भाजपा की ओर हो गया है। ऐसे में बदलते सियासी हालात को बीजेपी अपने लिए बड़ा मौका देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बीजेपी ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगह जीतने के बाद जब मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान किया तभी इसकी झलक मिल गई थी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाए जाने के पीछे कोर वोटर ब्राह्मण को सहेजने की कोशिश, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ताजपोशी के जरिए यूपी और बिहार के यादवों को संदेश देने की रणनीति बताई जा रही थी। बीजेपी की रणनीति अब धरातल पर भी दिखने लगी है। मोहन यादव के चेहरे को आगे कर बीजेपी ने अब बिहार और यूपी के यादव वोट में सेंध लगाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उधर यादव वोटों को लेकर निश्चिंत अखिलेश उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण में गैर यादव पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता देकर इस बार अपनी बिसात बिछा रहे हैं। पर बीजेपी की नजर मोहन के जरिए यूपी बिहार के यादव वोटर्स को साधने को लेकर है। तो इसी को लेकर करेंगे पक्ष विपक्ष में चर्चा। 2 विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कैप्टन आई सिंह जी। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत। कैप्टन आई सिंह जी, यादव वोट बैंक को लेकर पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लालू यादव की बेटी मीसा भारती के उस बयान पर आपका जवाब लेना चाहेंगे जिस बयान के बाद लालू यादव की बेटी चौतरफा घिर गई हैं। मीसा भारती कह रही थी कि हम सत्ता में आए तो जेल में होंगे प्रधानमंत्री। मीसा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मीसा भारती चाहती कि उनके पिता गबन के, चोरी के, भ्रष्टाचार के केस में एक नहीं 5 केसों में सजा याफ्ता है और अभी जमानत पे चल रहे हैं और इसके बाद भी उनके ऊपर जांचें चल रही हैं ईडी और सीबीआई की। मीसा भारती के ऊपर भी जांच चल रही है, उनके भाइयों पे भी चल रही है, उनकी माताश्री पे भी चल रही है। तो शायद ये भूल गई कि वो पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और बात कर रही है जेल में। तो ये देश पूरा जानता है, जनता जानती है कि आप जो राजनीति में आए थे, आप तब क्या कह के आए थे और उस टाइम आप क्या थे। और आज आपका पूरा परिवार जो है ना अरबों करोड़पति है। 20 आप कई करोड़ों की कोठियां जो है ना आप 20 लाख में खरीद लेते हैं और उसकी जब कीमत पता चलती तो कई करोड़ों में है। रेल मंत्री जब लालू यादव रहे तो आपने देखा कि आज उसमें उसकी जांच चल रही है कि लोगों को नौकरियां दी और नौकरियों के बदले में उन्होंने उनकी जमीनें ले ली। तो मीसा भारती को ये चीजें नहीं भूलना चाहिए कि आप तो जो है ना सर से पैर तक जो है ना आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ जरा इस पर। पूजा मिश्रा जी, अभी आपने सुना कैप्टन आई, ऐसे लोगों को बयान नहीं देना चाहिए जो सर से लेकर पैर तक सिर्फ, चाहे प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर आप बयान दीजिए या बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री को लेकर बयान दीजिए, लेकिन बयान ऐसा दीजिए ना कि आपके पास कोई प्रूफ हो। और अगर आप हैं तो मैम, जब आपकी जेल भेजेंगे, आप अगर सबूत है तो अभी कोर्ट चले जाइए, दिक्कत कहां आ रही है? पूजा मिश्रा जी, पूजा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपको मिल रही है हमारी आवाज? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी जी, नमस्कार रेशु जी और कैप्टन जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। अब ये मिश्रा जी बता पाएंगे आपको कि जो है उनके पास क्या सबूत है। हाँ, लेकिन बाकी पूरा देश देख रहा है। जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको भाई लालू जी के ऊपर कैसे चलिए, लालू जी इतना जेल गए, जो भी कारण रहे होंगे, ठीक है। पर ये अमित शाह के बेटे में जो अमित शाह के बेटे की जो कंपनी है उसमें जो 16,000 का इजाफा हुआ, 16,000%, 10 गुने, 20 गुने, 30 गुने नहीं।
आप सोचिए ठीक है, 16,000 सवाल आपसे इसलिए किया गया था क्योंकि आप भी इंडी गठबंधन के साथी हैं, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपसे इसलिए टिप्पणी ली। लेकिन आज के मुद्दे को लेकर यहाँ पर अब बात करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि आप भी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो हैं वो हम हर हाल में जीतेंगे, और इसके लिए लगातार आप दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ आपने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव सियासी रूप से काफी ताकतवर जाती है। सपा की राजनीति ही यादवों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में यादव एकता की इस बार के आम चुनाव की रणभूमि में कड़ी परीक्षा भी है, और बीजेपी हर हाल में सपा का आधार माने जाने वाले यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। आपके अपनों को भी हथियार बनाकर आपको मात देने की तैयारियां चल रही हैं। चर्चाएं हैं कि अपर्णा यादव को भी आपके किसी मजबूत कैंडिडेट के सामने चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए रेशु जी, सबकी अपनी अपनी जो इच्छा होती है। अपर्णा यादव जी के मामले में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अब वो कहाँ से लड़ना चाहती हैं, अगर लड़ाना होता तो बीजेपी जो लड़ा दी होती उन्हें, क्या कहाँ उनका इस्तेमाल करना चाहती है वो भाजपा जानेगी और अपर्णा जी जानेंगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमें नहीं लगता कि जो है अपर्णा जी आएंगी किसी भी हमारी पार्टी के विरोध में, किसी के सामने चुनाव लड़ेंगी। हाँ, हो सकता है कि हमारे विचार नहीं मिले हों और वो अलग हो गई हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये, आप जो 2014 से पहले भाजपा के पास में कितने जो है वोट परसेंटेज थे, अगर हम वोट परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं तो नहीं थे ना, कोई वोट परसेंटेज नहीं थे। देश को लगा कि बदलाव की जरूरत है तो देश ने बदलाव लेके आया और विपक्ष ने उसका स्वागत भी किया। हम विपक्ष की भूमिका भी निभाते रहे। अब ये जो देश को ही लग रहा है कि भाजपा नहीं कर पाई वो कार्य जिस कार्य के लिए लाया गया था, शायद वो की होती तो हम भी अप्रिशिएट कर रहे होते। अगर वो 40 करोड़ नौकरियां दे दी होती, महंगाई दर कम कर दी होती, तो हम बिल्कुल, हमें देश की उन्नति से मतलब है, हम क्यों उनका विरोध कर रहे होते। अगर ये जो है भर्तियां दे दिए होते, एग्जाम करा दिए होते, क्राइम रेट को घटा दिए होते, तो समाजवादी पार्टी क्या पता इनके साथ समर्थन में रह रहा होता। पर इन्होंने ऐसा किया नहीं, ये देश को गर्ज में लेके चले जा रहे हैं। तो अगर अब परसेंटेज पे जाए तो 14 के पास, इनके पास भी कोई परसेंटेज नहीं था। वही जो है अब होने जा रहा है। 2024 का जो परिणाम आएगा, क्योंकि जनता लड़ रही है ना चुनाव, तो विपक्ष नहीं लड़ रही है। मैं जवाब ले लेती हूँ। कैप्टन आई सिंह जी, जो तमाम बातें यहाँ पर कह रही हैं पूजा मिश्रा जी, उनका तो आप जवाब दीजिएगा ही। वो कह रही हैं कि देश को गर्त में ले जाने का कार्य बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही सर, अखिलेश यादव और लालू परिवार जो है वो यादव वोट को लेकर एकदम निश्चिंत है, और उनको लगता है कि यादव वोट उनके अलावा और जाएगा कहां। लेकिन आप यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव को बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसभाएं करें। सुनने में आ रहा है कि मोहन यादव, अखिलेश यादव और लालू यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जल्द ही यूपी बिहार में लैंडिंग करने वाले हैं। देखिए रेसू जी, भारतीय जनता पार्टी में यादवों को सम्मान है और सम्मान पदों पे भी हैं। मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी यादव हैं, और भी हमारे बहुत से मंत्री हैं जो यादव समाज से आते हैं। तो हमारे यहाँ यादवों को सबको बराबर का सम्मान है। अगर सम्मान कहीं नहीं है तो जो यादवों के नाम से पार्टी बनी उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही परिवार का सम्मान है। आप बताइए, मुलायम सिंह सीएम थे, क्या पूरी पार्टी के अंदर कोई अच्छा कैंडिडेट कोई अच्छा नहीं था? जो अखिलेश को ही सीएम बनाया गया, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। शिवपाल सिंह उनके तो खास चचा है, उनको तक भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो अब और अखिलेश के बाद उनका जो बेटा होगा उसको बनाया जाएगा। तो इसमें यादवों के लिए जगह कहाँ रह गई? यादवों का सम्मान कहाँ रह गया? मैनपुरी की सीट जब खाली हुई, अखिलेश चाहते तो उस टाइम शिवपाल को भी लड़ा सकते थे। धर्मेंद्र यादव उनके जो चचेरे भाई है उनको भी लड़ा सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को लड़ाया और फिर अपनी पत्नी को लड़ाया वहीं से। तो इसमें परिवार का सम्मान है, समाज का सम्मान नहीं है। तो यादव समाज पूरा जान चुका है कि चाहे लालू परिवार हो या मुलायम परिवार हो, यहाँ किसी दूसरे का सम्मान है ही नहीं, किसी और के लिए जगह है ही नहीं, क्योंकि ये परिवार की पार्टियां हैं और सिर्फ परिवार ही इनको चलाता है। और सबसे पहले परिवार
को ही अच्छी जगह दी जाती है। ठीक है, परिवार की पार्टी है और लगातार इस बात को मंच से प्रधानमंत्री और इसके अलावा बीजेपी के तमाम सीएम, बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री भी दोहराते रहे हैं। लेकिन पूजा मिश्रा जी, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहला लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के कई बड़े नेता जो आपका साथ छोड़कर चले गए, और अभी जिस बात को कह रहे थे कैप्टन आई सिंह जी भी कि अखिलेश यादव पर अब जो आपके अपने हैं उनको भी भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए वो भी अखिलेश यादव से नाराज हैं, उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है रेशू जी, अपने कहाँ नाराज हैं। अब ना तो हमारे कोई अपने छोड़ के गए हैं और ना ही हमारे कोई अपने नाराज है। समाजवादी पार्टी के जो अपने हैं वो साथ में हैं और लड़ रहे हैं। बार बार जो है भाजपा के प्रवक्ता शिवपाल सिंह यादव जी की बात कर रहे थे, तो शिवपाल सिंह यादव जी के बयान नहीं सुनते हैं क्या कि वो क्या कह रहे होते हैं। वो समाजवादी पार्टी को। अच्छा, ये बताइए, अपर्णा यादव आपकी अपनी है या पराई है? जी, अपर्णा यादव आपकी अपनी है या पराई है? तो अगर अपर्णा यादव जी अगर समाजवादी पार्टी की होती तो समाजवादी पार्टी की है। हाँ, वो परिवार का हिस्सा है, जो अखिलेश यादव जी के परिवार का सदस्य। तो परिवार का सदस्य है, बाहर कैसे जा सकता है? आप बताइए ना, परिवार का कोई भी सदस्य होगा तो वो परिवार से बाहर कभी जा सकता है क्या? बिल्कुल अपनी विचारधारा अलग हो सकती है। परिवार का सदस्य है, समाजवादी पार्टी परिवार के मुखिया का तो कार्य होता है ना कि परिवार को संभालना, परिवार को जोड़कर रखना। तो देखिए, सदस्य परिवार के मुखिया का जो ये जिम्मेदारी होती है कि परिवार के सदस्य को संभालना, उसकी वही जिम्मेदारी होती है कि जो उसकी करने की इच्छा हो। जहाँ अब ऐसा तो है नहीं कि मैं परिवार की मुखिया हूँ तो कोई अगर पायलट बनना चाहे मैं मना करूँ नहीं, पायलट नहीं बनो। तो मतलब अगर कल को शिवपाल यादव भी अगर किसी दूसरी पार्टी में जाने लगे तो आप उनको भी नहीं रोकेंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। आप कह रही है जाएंगे नहीं, तो अपर्णा कैसे चली गई? वही तो मेरा सवाल है आपसे। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपर्णा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो परिवार है, परिवार का सदस्य है, और शिवपाल सिंह यादव जी ये समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य है। ये फर्क है। ये फर्क वैसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैप्टन आई सिंह जी। मुझे लगता है कि शायद आप ये फर्क समझे हो जो समझाने की कोशिश कर रही हैं पूजा मिश्रा जी। देखो, पूजा बहन बेचारी वही कहेंगी जो उनकी पार्टी की गाइडलाइन है, इनकी कोई गलती नहीं है। बाकी ये सत्यता है कि वहाँ पर सिर्फ अखिलेश पार्टी के जो सर्वे सर्वा अखिलेश है और राम गोपाल है। राम गोपाल और अखिलेश के अलावा वहाँ किसी की कोई नहीं चलती है, क्योंकि अगर चलती तो शिवपाल सिंह जी ने मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के इस पार्टी को खड़ा किया। और तो सबसे ज्यादा इस पार्टी को जो हर तरह से आर्थिक सहायता और सभी तरह से ताकत देने वाले थे वो अमर सिंह जी थे। तो अमर सिंह जी को भी अखिलेश ने दरकिनार किया था और अपने चचा को भी दरकिनार किया था। तो इन्हीं शिवपाल ने, मेरे पास उसका वीडियो है, चाहो तो मैं भेज दूंगा। शिवपाल ने ऑन मीडिया के सामने कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों से भटक चुकी है, अब तो ये पार्टी चोर लफंगों की, लुटेरों की पार्टी बन चुकी है। ये शिवपाल सिंह ने कहा था। ठीक है, 2016 की बात है सर, मुझे तो सन भी याद है कि किस तरीके से शिवपाल यादव की जो नाराजगी है वो चरम पर थी, और मीडिया ने क्या, मतलब पूरे देश ने इसको देखा था कि किस तरीके से चाचा और भतीजे में बिल्कुल दूरियां जो थी वो बनी हुई थी। लेकिन खैर, उस मुद्दे को हम छोड़ते हैं अभी। पूजा मिश्रा जी, मुख्य रूप से यादव मुस्लिम गठजोड़ के सहारे चलती रही सपा का नारा इस बार पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, पर देखा जाए तो अधिक जोर आप लोगों का पिछड़ों पर है। अभी तक सबसे अधिक टिकट गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं को दिए गए हैं। यादवों के वोट के सहारे जहां सपा की साइकिल फुल स्पीड से चलती थी, अब उस पर ब्रेकर लगाने के लिए बीजेपी के मोहन यादव को प्रचार में उतारा जाने की तैयारी चल रही है। मतलब यादव के सहारे यादव वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है बीजेपी। अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए खतरे की घंटी है। देखिए रेशु जी, ये चाहे किसी को भी लेके आ जाए, ना तो यादव वोट में, ना ही क्षत्रिय वोट में, ना ही दलित वोट में, ना ही महिला वोट में, या यूं कह लीजिए किसी भी वोट में कोई सेंध नहीं लगाने वाले हैं। अगर ये जितने बार बार कह रहे यादव हितैषी हैं, जौनपुर में मनोज यादव इन्हीं के पार्टी के नेता थे, उनको दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या किया इन्होंने? और इन्हीं की जो है महिला मोर्चा की जो है अध्यक्ष
वो थाने पे रो रही थी। 4 दिन पहले उनका वीडियो है कि उनका शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है। इनके सांसद जो है बैठे हुए हैं धरने पे पुलिस के अगेंस्ट में कि जो है हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ये कहाँ लॉ एंड ऑर्डर लेके चल रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं कि यादव बिरादरी जो है या यादव समाज कम से कम क्षत्रियों की बात आपने तो की पूजा मिश्रा जी। अखिलेश यादव तो मंच से भी कभी बात नहीं करते हैं, उन्होंने तो कभी क्षत्रियों की बात ही नहीं करते, M5 फैक्टर पर हमेशा बात करते रहते हैं। जो समाजवादी पार्टी है सर समाज की बात कर रही होती है। आपने जो पीडीए में भी कहा तो आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा तो उसमें ही मेंशन है कि पीडीए क्या है। क्या है बता दीजिए, एक बार बता दीजिए पीडीए क्या है। हमेशा हमारा मैनिफेस्टो एक बार आप लोग नहीं बता दीजिए ना पीडीए है क्या। पीडीए आपका पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जो है जो शोषित वंचित रहे हैं वो किसी भी समाज से आ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि शोषित वंचित। जो याद आ जाए वो आप जोड़ दीजिए। कभी आपके लिए पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हो जाता है, मतलब जरूरत के हिसाब से आप पीडीए को भी चेंज करते रहते हैं। कभी आपके लिए पीडीए पिछड़ा, दलित और इसके साथ ही अगड़े हो जाते हैं, ये भी आप कई बार कह चुकी हैं। बहरहाल लेकिन ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी हम मोहन यादव को लेकर बात कर रहे थे पूजा जी। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि मोहन यादव की ससुराल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है और इसका भी वो पूरी तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, इस मुद्दे को वे भुनाएंगे और बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता की चाबी दिलाने में विशेष भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। देखिए मोहन जी का जो ससुराल यहाँ पे है उनका स्वागत है भाई, आप ससुराल आइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता वोट नहीं करेगी आपको। आपने किया क्या है, आप किन मुद्दों पे आएंगे, आप किन के लिए वोट मांगेंगे कि जो है जो यहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रहे, आपने किसान के हत्यारे के पिता को टिकट दे दिया हुआ है, किसान आंदोलनरत रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा आप पे हुई नहीं है, क्राइम उत्तर प्रदेश में टॉप पे चल रहा है, बेरोजगारी टॉप पे चल रही है, बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, आप किस नाम पे आएंगे? आप क्या आपको पता नहीं है? आप हर कोई जानता है कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला, सिर्फ राम जी के नाम पे आप आएंगे। और राम जी के नाम पे जिनको आप लड़ा रहे हैं पीयूष गोयल जी को, उनका विरोध हो रहा है। विरोध की वीडियो आपने देखी होगी, जनता उनका विरोध कर रही है कि आप ऐसे नहीं आ सकते कि आप कहीं भी पैराशूट से कोई भी आ जाएगा और जनता की वोट लेके चला जाएगा और धोखा कर जाएगा। तो अब की मैं कह रही हूँ बार बार कि इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा का पूरा जो भारतवर्ष के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। ये जो है जनता बनाम भाजपा है, ऐसा नहीं है कि जो है इंडिया बनाम भाजपा है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, जवाब दे दीजिए। आप लोग बात तो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसका आपने किया है? इन्हीं मुद्दों पर इस बार चुनाव प्रचार करती हुई सपा और कांग्रेस नजर आ रही है कि आपने जो कार्य की हैं कम से कम उन कार्यों का हिसाब दे दीजिए। राम के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन रामायण के राम का तो मेरठ में विरोध हो रहा है, पूजा जी कह रही हैं। नहीं, मैं कल ही मेरठ से आया हूँ, उनके प्रचार में हमने गया था, 2 दिन वहाँ रुका था और उनको इतना भारी समर्थन मिल रहा है कि एक तरफा वो जा रहे हैं, वहाँ कोई उनके सामने है ही नहीं। ये मान के चलो, इस तरह से वहाँ की जनता उनको सर माथे पे बैठा के घूम रही है। आज भी उनको राम के रूप में ही लोग समझ रहे हैं। उन्होंने जो राम का किरदार निभाया है तो आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ मेरठ में किसी को, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी का जो कैंडिडेट वहाँ 2-3 बार बदल के किया है, शायद वो अपनी जमानत बचा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। रही बात हमने विकास क्या किया है, तो हमारे विकास हम अगर गिनती कराने लगे जाएंगे तो शाम तक हो जाएगी और हमारे विकासों की लिस्ट पूरी नहीं होगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने जो है ना रोडों का जाल बिछाया है, बेहतरीन रोडें बनाई, सुने पूजा जी, सुने आप देखें, हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना मेडिकल कॉलेज बना कहीं तो बना दिए, कहीं हमारे कार्य चल रहे। आपको पता है राम मनोहर जोशी मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन जो है आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब बताइए आपको जो मेडिकल कॉलेज पहले था ये सब हमारे बनाए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाया। राम मनोहर आपका जो है ना सिर्फ उसकी नींव भी नहीं खोदी थी, नामकरण छोड़ के और अखिलेश जी चले गए थे, कुछ नहीं किया था। आज हमने किस तरह से किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया है ये तो जनता भी अच्छे तरीके से जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता जब सड़कें
गड्ढों में थी तो उस वक्त भी चलती थी, और उत्तर प्रदेश की जनता अब एलिवेटेड रोड पर भी चलती है। तो जनता फर्क समझती है कि कहाँ कार्य हुआ है, कहाँ विकास हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है, और ये जनता का काम है, जनता पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि वोट उनको ही देना है। लेकिन अभी आप मेरठ की यहाँ पर बात कर रही थी पूजा मिश्रा जी कि अरुण गोविल का विरोध हो रहा है, और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से पहले से ही हताश है, निराश है। लेकिन आपको तो उस सीट पर 3-3 कैंडिडेट बदलने पड़े। हाँ रेशु जी, ये जो है रणनीति रहती है, तो आप जानते हैं राजनीति में बिना रणनीति के कोई कार्य नहीं किया जाता है। अगर जो है शीर्ष नेतृत्व ने कोई डिसीजन लिया हुआ है या कैंडिडेट बदले हैं, ऐसा तो है नहीं कि इतनी सारी सीटें हैं सब पे 3-3 बदल रहे हो या डिसीजन नहीं ले रहे हो। कई सीटों पर आपने बदले हैं मैडम, एक नहीं कई सीटों पर बदले हैं। कई सीटों पे आप अगर रेशियो निकालेंगे, हो सकता है कि जो है 2% 6% सीटें निकल के आती हों। तो जो रणनीति के हिसाब से जैसा सही लग रहा है शीर्ष नेतृत्व की हम इस कैंडिडेट को लड़ाते हैं तो हम चुनाव जीत के आएंगे, उस हिसाब से जो है कर रही है। और ऐसा भी हम संवाद में बात होती है तो संवाद बिठा के कर रही है कि जिनका टिकट काट रही है उनके साथ संवाद बिठाने के बाद में, उनसे डिस्कशन के बाद में ही फिर दूसरे को जो है टिकट दे रही है। ऐसा नहीं है कि बिना संवाद के हो रहा है। तो जो टिकट कटे हैं जिनका, वो भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिनको टिकट मिला वो तो लड़ ही रहे हैं, पूरा समाजवादी पार्टी लड़ रहा है। चलिए, तो स्वीकार तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है कि दूसरी पार्टियों का रुख कर ले। तो ऐसे में मजबूरी है कि सपा के साथ ही रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।